हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। तो एक बार सभी स्टूडेंट बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है। अमरेश गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस कम है या ज़्यादा ये बता दो एक बार। अब बताइए वॉइस सही है, एक बार बताओ वॉइस अभी भी वॉइस में कोई इशू है। हाँ पीसीएस वाली भी चलेगी। अब बताइए अब वॉइस सही है, अब सही है, करें फिर स्टार्ट। तो आज जीएस की क्लास इस वजह से नहीं हो पाई है, सर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो आज हम मैथ रीजनिंग के जो आगे के पेपर है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सर की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो इस वजह से मैथ रीजनिंग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। करने तो वो भी हैं, करना तो हमें पूरा ही सॉल्व है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस। तो बताओ करें फिर स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9 नंबर टेस्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। 7वें में तो हमारे में पूरा हिंदी थी, तो 8वां 9 में हमने पढ़ लिया था जब लास्ट क्लास पढ़ी थी। वो लग जाएगा अभी, है ना, पीसीएस वाला भी लग जाएगा शेड्यूल। चलिए ठीक है, तो फिर करते हैं हम कंटिन्यू। तो पहले करेंगे हम 10 नंबर टेस्ट को, है ना। तो 131 नंबर से हमारा स्टार्ट है मैथ और रीजनिंग। तो देखिए 131 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखोगे आप, करने की कोशिश भी करोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो प्रश्न है, यदि x प्लस 1 और x प्लस 12 और 2x प्लस 3 और 3x प्लस 5 का माध्य 21 है। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत आपको दिया गया है 21। एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा। चलो देखो, औसत कितना दिया गया है। औसत दिया गया आपको 21, यानी माध्य को ही हम औसत बोलते हैं। तो पूछा है तब x का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि औसत होता है हमारा कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यही तो औसत होता है। यानी एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इसी को हम माध्य बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, माध्य बोलते हैं। अब देखिए प्रश्न आपके सामने क्या है कि x प्लस 1, तो सबको जोड़ दो आप। अब ये तो है नहीं कि अलग अलग करके जोड़ो, जोड़ दो। एक एक, एक और दो, एक और एक दो और दो चार और तीन सात। तो सात तो x हो गया, प्लस एक और 12 13,
13 और 3 16, 16 और 5 21 बट्टे 21। कितने पद हो गए? 1 2 3 और 4, और 4 पद हैं तो सीधे सीधे आपको पता है 4 यहाँ से सीधे सीधे गुणा में चला जाएगा, तो कुल पदों का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 21। ठीक है, क्लियर सभी को? किसी को किसी प्रकार का इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 7x बराबर 84 में से जब आप 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 63 बचेगा, और 7 से आप इसे काट दोगे, कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो 131 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए और मुझे बताइए किसी को किसी प्रकार का कोई इशू हो तो। आदित्य, रघुवर प्रसाद, निशी शर्मा, बताइए क्लियर है सभी को? लवली, चलो बताओ, कोई इशू हो तो आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे आगे और अपने सवालों को करेंगे कंटिन्यू। एक बार यस नो जरूर करते रहा करो आप, है ना, जिससे मुझे पता चलता चले कि आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे। 132 नंबर क्या कहता है सवाल? दोबारा बता दें? अच्छा दोबारा बता दें, थोड़ा जल्दी कमेंट किया करो, है ना। चलो देखो, औसत मैंने क्या बताया? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो पहले आप कुल पदों को जोड़ लो, तो 1x और 1x 2x और 2x 4x और 3x कितना हो गया? 7x हो गया। ये कितना होगा? 1 और 12 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 प्लस 21। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। कितने पद है? 1 2 3 और 4, और बराबर औसत कितना दिया? 21 दिया है, बराबर औसत ही तो होता है। तो 21 का 4 से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 21 बराबर 84, यानी 7x प्लस 21 बराबर 84। इधर प्लस का 21 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आप 84 में से 21 घटाओगे 63 बचेगा, और 7 से इसे काट देंगे, 7 9 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, अब क्लियर है? अभी भी कोई इशू है? बताओ, देखो और बताओ। देखते हैं अगला प्रश्न और बताओगे आप इसका आंसर। 132 नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। प्राप्त संख्या कितनी है? 4956 है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको। बताइए मूल संख्या क्या होगी? करो कोशिश सभी। तो सबसे पहले तो आप 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कहते हैं कैसे हैं। 3 का आप 16 से गुणा करेंगे 48, और 2 ऊपर वाला 50 बट्टे 3, और परसेंट का उठाओगे मेरे भाई तो 100। 50 से इसे काट दोगे, 50 दूनी 100 यानी 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 20% है तो इसका मान कितना होगा? आप कह देंगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। मैंने कहा 25% है तो इसका मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/4। बट इसका वास्तविक मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक मतलब, इसका मतलब है कि कोई संख्या 5 है, अगर मैं उसका 20% निकालता हूं तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि 1/4 है, इसका मतलब है कि कोई संख्या 4 है, अगर मैं इसका 25% निकालता हूं तो 1 होगा। इसी प्रकार ये आपको दिया गया है कि 16 ही 2/3 मतलब 1/6, कोई संख्या 6 है उसका 16 ही 2/3% 1 होगा। सवाल कहता है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो संख्या कितनी है? 6। जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। और सवाल में कितना प्राप्त हो रहा है? 4956 प्राप्त हो रहा है। कितने गुना? 7 7 49 और 7 8 56, 708 गुना। जब ये 708 गुना है तो ये भी 708 गुना कर दो आप, कितना आएगा? 6 और 6 सत्ते 6 और 7 छक्के 42, तो 4248 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 132 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। बताओ जल्दी से देखो सभी, और बताओ मुझे किसी को भी किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, देखो सभी।
अगला सवाल 133 नंबर सवाल आपके सामने है, देखोगे और करने की कोशिश करोगे। क्या कहता है सवाल? दो ट्रेन एम और पी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रही हैं। ये दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन एम है और एक ट्रेन पी है, एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कितनी बात। यदि यात्रा के लिए ट्रेन एम से 1 घंटा कम लेती तो इन दोनों शहरों के मध्य की दूरी बताओ। यानी जैसे करके ये कोई दूरी है, ये दूरी है। जैसे पहले अगर मैं ट्रेन एम को भेजता हूं तो ये तो जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां तक दूसरे स्टेशन तक, ठीक है। इसी जगह अगर मैं ट्रेन पी को भेजता हूं तो ये जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो सवाल कह रहा है कि अगर जो ट्रेन पी है ये इससे 1 घंटा कम समय में पहुंच जाती है, वो तो सीधी ही बात है, ये 72 की चाल से 90 की चाल से। तो कैसे करेंगे इस सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे। यानी दूरी तो एक ही, जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है दूरी एक ही है। तो एक पॉइंट होता है वो आप नोट कर लेंगे कि जब भी आपकी दूरी कांस्टेंट होती है, ये दूरी निश्चित होती है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये शुद्ध भाषा में आप कह देंगे कि जब भी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो स्पीड, देखो एम और पी, ये 72 है और ये 90 है, ठीक है स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा, एक बार काट दूं मैं 18 से, देखो 18 चौके 72, 18 पंजे 90, ठीक है 18 से मैंने काट दिया। तो ये 5 घंटे और ये 4 घंटे, उल्टा कर दिया काटने के बाद। देखो पहले मैंने काट दिया 18 से, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, फिर मैंने उल्टा कर दिया, ये 5 और ये 4। तो इनके समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। सवाल में भी कितना दिया, 1 घंटा ही दिया है। सवाल में अंतर 1 घंटा ही दिया है तो कितने गुना, 1 गुना ही होगा। अब आपसे पूछी है दूरी, और दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो 72 गुणा 5 कर दो या 90 गुणा 4 कर दो, तो कितना जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। या एक काम आप और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर मैं पहले 72 से इसमें बाकी पॉइंट में जा रहा है, छोड़ो इसमें ही पॉइंट में जा रहा है, इसमें ये 360 में एक ऑप्शन बताया तो मैंने 360 माना। 360 में अगर मैं 72 से भाग कर रहा हूँ तो 5 घंटे आ रहा है, और 360 में अगर मैं 90 से भाग कर रहा हूँ तो 4 घंटे आ रहा है। जहां पे ये अंतर 1 घंटे का आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं आप। बताइए दोनों तरीके क्लियर हुए। तो एक पॉइंट आप याद रखोगे कि जब भी हमारी दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बताओ सभी क्लियर है, अभी भी कोई इशू है? देखो अगर इशू हो तो दोबारा समझाऊंगा, और सबको क्लियर है तो एक बार सभी स्टूडेंट बोल दो यस। रघुवर प्रसाद, ऋषभ, लवली, कुसुमलता, सभी स्टूडेंट बोलिए एक बार। चलो बढ़ते हैं फिर हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, थोड़ा हमें छोटा कर लूं इसे, है ना, जिससे आप ऑप्शन देख पाए। ये देखो कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, शानदार सा सवाल है। तो इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ी सी मैं एक आपको एक थ्योरी बता दूं, उसके बाद हम इस पाएंगे तो बेटर समझ पाएंगे आप। देखिए जब भी आपके सामने ये वाला फिगर बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, बहुत पूछा जाता है पेपर में। मान लो कि ऐसा है ये, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे,
तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करोगे सीधा, 1 और 2 जोड़ दोगे, फिर 2 और 1 3। ऐसे ही मैंने एक फिगर और बनाया। मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो भी आप वही काम करो, क्या करो, काउंटिंग, 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग कर, जो नंबरिंग लिखने के बाद क्या कर दोगे, सीधा सीधा आप जोड़ दोगे। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो जिस दिन मैथ की क्लास चला करो उसी दिन आप कॉपी पेन लेके बैठा करो ना, जिससे साथ साथ में अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो आप नोट करते चला करो, और साथ साथ सॉल्यूशन भी। एक और मैंने बना दिया इसे। मैं पूछू इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार मैंने एक फिगर और बनाया। अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि कितने त्रिभुज होंगे, ये आ गया कितने त्रिभुज होंगे। तब देखो वही काम क्या करोगे, आप सीधी सीधी नंबरिंग कर दोगे, क्या कर दोगे, नंबरिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, बस जोड़ दो सबको। ये कितना है, 3 2 5 1 6, ये कितना है 6, ये कितना है 3, 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये भी कितना 10। ठीक है, बस सबको जोड़ दो। तो 10 और 10 20, 20 और 12 32 और 3 35। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 35 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अब बताओ इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं पेपर में कि नहीं कर सकते। अब कभी कभी क्या है, इन्हीं इसी टाइप्स को घुमा फिरा कर पेपर में पूछ लिया जाता है। 35 होगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का कैसा भी आएगा कर लोगे आप। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी फिगर को ऐसे ही बना के दे देता है वो, तो कंफ्यूज नहीं होना। बात तो वही है ना कि 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, यानी ये ऐसे ना करके ऐसे घुमा दिया, तो उल्टा सीधा घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसी गलतियों से बचना है। अब देखिए जो हमारा प्रश्न आया है उस पर हम चलते हैं। जो प्रश्न आया है उस पर, ये प्रश्न देखेंगे, इसमें थोड़ा सवाल को अच्छे तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि केवल आप इस वाले को तो अभी आप पढ़ के आए हुए हैं, ये वाला पढ़ के आए हैं कि नहीं आए, बताओ आए हैं कि नहीं आए। ऐसे ये वाला देखो, ये भी पढ़ के आए अभी आप। तो देखो 3 यहाँ पे हो गए, 1 और 2 3 यहाँ पे और 3 ही यहाँ पे। बताओ आया समझ कि नहीं आया। मैं अलग लिखते हुए जाऊंगा जिससे आप लोग समझ पाए। तो 3 ये और 3 ये हो गई ये। इसके बाद एक बात और समझेंगे आप, कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला देख लो, पूरा बड़ा वाला। तो फिर से वही काम, एक ये और दो ये, तो 2 और 1 3 और बन गए। पहले ये बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, तब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ये तीनों फिगर क्लियर हुए तो मैं अगला फिगर उठाऊं। बताओ एक बार सभी, यहाँ तक क्लियर है या अभी भी कोई इशू है। ऐसे ही ये वाला उल्टा वाला, ये वाला बड़ा ले लो, तो 3 ही इसमें हो गए। कितने हो गए, 3 ही इसमें हो गए। 3 3 6 3 9 3 12। पहले ये बताओ ये 12 ट्राइंगल क्लियर हुए सभी को कि नहीं हुए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार बताओ आप सभी, यहाँ तक क्लियर है या फिर से समझाएं। मैं कमेंट देख रहा हूँ, बताओ सभी। अभी ये बताओ पहले इतना क्लियर हुआ, अभी इसमें और गिनवाऊंगा मैं आप लोगों को। एक बार फिर से बता दें।
देखो सबसे पहले ये देखो ये वाला, ये अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, एक दो, तो दो और एक तीन, एक दो, तो दो और एक तीन, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा वाला है ना, ये वाला, ये फिगर मैंने उठा लिया सीधा सीधा, ये वाला फिगर जो लाइन लाइन हो रही है इसे देखेंगे आप, तो एक ये और दो ये, तो दो और एक तीन ये। इसी प्रकार से कौन सा वाला जो उल्टा पड़ा है वो वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। इसमें ही बने एक दो, तो तीन ही हो गए। बताओ पहले, ऐसे करके चार बार हो गए हमारे ना, चार बार हो गए। अब आप समझो, पहले ये बताओ चारों ये समझ आए, तब मैं आगे समझाऊंगा। बताओ, थोड़ा अच्छा फिगर है तो आप ऐसे समझेंगे बड़े प्यार से। एक बार मैंने फिर बता दिया, अब बताओ यहां तक क्लियर है। अब देखिए आप आगे, इसके बाद आपने देखा कि एक तो ये बन गया, अलग से दिख रहा है, ठीक है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। कितने बने गए, चार ट्रायंगल और बन गए। कितने बन गए, चार। अब देखिए और कुछ बनना है अलग से, भाई कुछ बनना होगा तो कुछ ना कुछ और बन सकता है, और कुछ देखो। अब देखिए और कौन सा बन सकता है, ये कितने हो गए, तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह और चार सोलह। अब देखो जब इतने ट्रायंगल बने हैं तो कुछ न कुछ तो नया बनेगा। क्या होगा, कुछ न कुछ तो नया बनेगा। अब आप देखने की कोशिश करें कि कहाँ पे नया बन सकता है, कहाँ पर नया बन सकता है, करो कोशिश। जैसे ये वाला अगर मैं ऐसे करके ले जाऊं, यहाँ से तो नहीं बनना कुछ, तो देखना पड़ेगा आपको बड़े ध्यान से। ये वाला, ये तो हम पूरा काउंट कर चुके हैं, ये वाला क्या कर चुके हैं, पूरा काउंट, एक दो तीन और चार, ये चारों तो हमने ले लिए। और देखो और कोई कहीं पे बनना है, देखो एक ये बन गया। देखो अब आप समझने की कोशिश करना, एक ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बना के नहीं बना, बताओ। ये तो हमने कहीं पे काउंट नहीं किया। ऐसे ही, ऐसे ये वाला बन गया। बताओ समझ आया सभी को। ऐसे इस साइड एक बन जाएगा, तो कितने, दो त्रिभुज और बन जाएंगे, तो 16 और दो कितने हो जाएंगे, 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऐसे ये वाला, ठीक है। तो 18 हो गए। बताओ सभी को क्लियर हुआ, एक एक ट्रायंगल मैंने गिना दिया आपको। अभी भी कोई कंफ्यूज हो तो एक बार और पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो 16 नहीं 18 होंगे, क्योंकि इतने फिगर बनना है। तो ये बड़ा वाला देखो दोनों से मिलके बन गया, इसका फिगर और इसका फिगर मिलके दो ट्रायंगल और बना दिए। ये कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ आपको, मिलाने वाला भी समझा देता हूँ, जिससे आप और समझ पाए। बता दो उस कॉन्सेप्ट को, मिलाने वाले को समझिए आप। बताओ क्लियर सभी को। देखो मिलाने वाला फिगर कैसे बनता है वो भी समझने की कोशिश करें। ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। ये सारे, ये सब फिगर जो मैंने बताए। अब मिलाने वाला कैसे बनता है वो देखो। जैसे मैंने कहा कि ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया आपका, कौन सा वाला, ये, ठीक है। हेलो हेलो, बताओ आवाज आ रही है, कोई इशू तो नहीं है, एक बार बता दो मुझे आप। अब देखो मिलाने वाला कैसे बनेगा तो वो भी आप समझ लो। मिलाने वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पेपर पूछ लेगा आपसे। जैसे मैंने बनाया, ये एक त्रिभुज है, ऐसे करके फिगर आपके सामने बन के आ गया। या देखो प्रॉपर बनाता हूँ जिससे आप पेपर में पहचान पाओ, उसे प्रॉपर पहचान पाओगे। प्रॉपर बनाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप, है ना। समझेंगे, पेपर ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकता है आपसे।
अगर ये फिगर आपके पेपर में आ गया तब आपके कितने त्रिभुज होंगे बताओ। पहले आप बताएंगे उसके बाद मैं बताऊं। करो कोशिश सभी। थोड़ा हाँ टेढ़ा मेढ़ा रहा होगा बट आप को है ना, ये लाइनें वो एक जगह मिलेगी, ये मत सोचना आप, है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बताओ जल्दी से, करो कोशिश सभी। ऐसा फिगर भी आ सकता है। तो काउंटिंग फिगर आर ओ यारो का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो इस वजह से एक प्रश्न आया था, हमने उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। नहीं तो मैं चाहता तो उसको कराते हुए सीधा निकल लेता, बट उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे पूरा मैंने बता दिया डिटेल, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, कैसे कैसे आपसे इस प्रश्न को एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। तो देखो क्या करेंगे, आया किसी का, बताओ आ रहा है कि समझाऊं मैं? ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा मैं? आप लोग बोर हो रहे हो तो बता देना, है ना। अगला आगे किसी दिन फिर सीख लेंगे ऐसे ही। और काउंटिंग फिगर का डेली प्रश्न आता है। तो सबसे पहला तो वही काम, 1 2 3 4, ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, नीचे वाले की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 ये और 10 ये। अब पक्की सी बात है, जब दो मिलेंगे तो कुछ तो नया बनाएंगे। तो देखो एक ये वाला बन गया, बड़ा है ना, एक ये वाला बड़ा बन गया, दो और बन गए। ऐसे ही एक ये वाला बड़ा बन गया और एक ये वाला बड़ा बन गया। तो कितने, चार त्रिभुज मुझे और मिल गए। तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो बताओ अब पेपर में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताइए एक बार सभी। अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। इस वाले का हमने 18 कर लिया था। तो देखो जो चीज मैंने अभी आपको बताई वही है ना। देखो ये वाला अभी तो मैंने समझा है, ये वाला फिगर है एक, तो इसमें ये दोनों फिगर थे, एक ये बन गया ऐसे मिलके और ऐसे एक ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये दो एक्स्ट्रा वाले और बनने थे, तब 16 और 2 18 हो गया। अब बताइए सभी को क्लियर हुआ अच्छे से या अभी भी कोई डाउट है? चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऐसे सही है कि सीधा कराते हुए निकल लिया करें, बताओ क्या चाहते हो आप लोग? ऐसे ही एक्सप्लेन करते करते पढ़ाएं? अचानक होनी तो जीएस की थी मेरे भाई प्रदीप, बट सर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब, तबीयत खराब थी तो इस वजह से वो लेने में असमर्थ थे, तो इस वजह से मैंने ली फिर क्लास। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हमें ना। कोई बात नहीं, अगर आपका छूट गया है तो बाद में देख लेना, बड़ा डिटेल एनालिसिस किया है मैंने उस प्रश्न का। हाँ तो ऐसे ही एक्सप्लेन करते करते पढ़ेंगे हमें ना सभी टाइप को। सवाल है, राम आर्यन से दोगुना कार्य कुशल है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, एक्सप्लेन करते करते ही चलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। जो राम है, राम आर्यन से दो गुना कार्य कुशल है। आर्यन से क्या है, दो गुना। अगर आर्यन की क्षमता एक है तो इसकी क्षमता दो, एफिशिएंसी हो गई, नहीं क्षमता हो गई। क्षमता का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि आप तो एक दिन में एक पेज लिखते हो, ठीक है। मैंने कहा कि आर्यन एक दिन में एक पेज लिखता है और राम एक दिन में दो पेज लिखता है। तो मैं कहूंगा अगर मैं दोनों को लगा दूं तो एक दिन में कितने पेज लिख देंगे वो? तो आप कहेंगे सर 3 पेज। यानी इसकी क्षमता दो है, इसकी क्षमता एक है। तो एक दिन की क्षमता 3 है और इन्होंने क्या किया, 16 दिनों में पूरा काम करते हैं। काम कितने दिन किया, 16 दिन किया। तो 3 × 16 का तो टोटल काम आ जाएगा। यानी एक दिन में 3 काम करते हैं तो 16 दिन में कितना कर देंगे आप, 48 काम कर देंगे। तो काम तो हो गया 48। अब किससे करवाना है, तब राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 48 काम करना है किसे, राम को, और राम की क्षमता कितनी है, 2। तो 2 से आप काट दो, कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। फॉर 24 डेज। बताओ समझ आया कि और बिल्कुल आपके जैसा एग्जाम्पल दूं? तो देखो, यानी राम और आर्यन दोनों दो स्टूडेंट हैं, है ना, या दो भाई मैंने मान लिए। वो घर से तैयारी करने के लिए निकले। तो घर वालों को पता था कि जो राम है वो तो एक दिन में 2 लड्डू खाता है और जो आर्यन है वो एक दिन में 1 लड्डू खाता है। तो दोनों एक दिन में कितने, 3 लड्डू खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो 16 दिन बाद मम्मी घर वापस आएंगे, 16 दिन हो जाएंगे तब हम अपने घर पर लौट के वापस आएंगे। तो 48 लड्डू मम्मी ने रख दिए, यानी एक दिन में 3 खाएंगे
तो 16 दिन में कितने खा लेंगे? 48। और उसके बाद क्या हुआ कि आर्यन कहता है मैं नहीं खा रहा भाई, रोज तू खा रहा हूँ, रोज तुम खाओ। तो 48 खाने, एक दिन में 2 खाता है, तो 48 कितने दिन में खा लेगा? तो 2 से आप भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 24। अब तो ऐसा सवाल कर लोगे, बिल्कुल आप लोगों के ऊपर एग्जाम्पल मैंने बना के दे दिया। हाँ, बहुत आसान सवाल है ये। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे 136 नंबर। एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर सकता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर? करो कोशिश, फिर बताओ। करो, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहले करेंगे आप सभी कोशिश, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ये सवाल हमने पीछे पिछले एक दिन पढ़ा था, इसका ही मैं पूरा क्लियर करूंगा। ये सवाल कैसे कैसे घूम के बनता है पूरा बताऊंगा मैं। पच्चीस या 20? चलो, तो यही या वाला केस आपको समझाऊंगा मैं। ये प्रश्न पेपर में बार बार पूछा जाता है, बट इस प्रश्न में बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो वो आप शब्द का खेल में आपको समझाऊं कि इस सवाल में शब्द का खेल क्या होता है, ठीक है? तो सभी बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। देखिए क्या कहता है सवाल। एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के किसके बराबर? इस लाइन को पकड़ोगे, किसके बराबर? अगर विक्रय मूल्य कह रहा है तो आप विक्रय मूल्य मानेंगे, अगर क्रय मूल्य कह रहा है तब आप क्रय मूल्य मानेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है तो विक्रय मूल्य मानोगे, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है तो क्रय मूल्य मानोगे। उसका लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस सवाल पे मैं बाद में लेके आऊंगा, पहले हम चलते हैं यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कुछ। मैं कहता हूं 72 खिलौने बेचने पर एक दुकानदार को 9 खिलौनों के 9 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट करते जाना, ठीक है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कॉपी पेन हो तो नोट करते जाना आप लोग, ठीक है? नहीं तो आप कहोगे तो इसे भी मैं डलवा दूंगा, जो मैं करा रहा हूँ इससे भी, ठीक है? जैसा आप बताना तो मैं बाद में सेव कर दूंगा, तो आप लोगों को ये भी मिल जाएगा साथ में, ये वाला। पर इस पर केवल यही मिलेगा जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? यही वाला मिलेगा केवल, वो जो सॉल्यूशन कराया वो वाला नहीं, सेव नहीं होता, पीडीएफ वाला, ठीक है? अब देखो इस सवाल में क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। अगर क्रय मूल्य के बराबर है तब आप मानोगे क्रय मूल्य। मैंने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, जब 72 खिलौने बेच रहा है तो पक्की बात है 72 ही खरीदे होंगे। तो 72 का क्रय मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे 72। अब लाभ हो रहा है कि हानि? 9 खिलौनों के विक्रय 9 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 9 रुपए का। अब मैं कहूं कि कोई सामान आपने 72 रुपए का खरीदा और जब बेचा तो 9 रुपए का हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहते हैं 81। तो कितने का लाभ? तो आप कहते हैं गुरु जी 9 का। और कितने पर? 72 पर। परसेंटेज के लिए 100, तो 9 अट्ठे 72, और काट दोगे तो 12.5% आ जाएगा। 12.5% आ जाएगा। बताइए आया समझ में? नहीं आया तो नोट करते जाना, हर बार मैं एक शब्द चेंज करूंगा इस सवाल में, हर बार केवल एक शब्द। तो पहले मुझे ये बताओ सभी, ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद इसमें और चेंजमेंट क्या हो सकता है, तो वो भी आप समझने की कोशिश करेंगे। चेंजमेंट हो सकता है, जो लाभ है इस लाभ की जगह मैं कर दूं हानि, लाभ को हटा दूं, लाभ की जगह क्या लिख दूं मैं? हानि लिख दूं, ठीक है? क्या लिख दूं? हानि।
तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो क्रय मूल्य होता है तब इतना बड़ा अंतर नहीं आता। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात, सवाल को यहीं से पढ़ो, किसके बराबर लाभ हानि हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर, क्रय मूल्य के। जब क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तब आप मानोगे क्रय मूल्य। क्या मानोगे, क्रय मूल्य मानोगे। तो 72 वस्तुएं हैं, कितनी हैं, 72 वस्तुएं। तो ये सीपी हो गया आपका 72। तो लॉस कितने का होगा, 9 रुपए का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 रुपए कम में 63 बेच देगा। बट उसने पूछा हानि प्रतिशत, ठीक है। तो 9 रुपए की हानि कितने पर, 72 पर, और परसेंटेज के लिए 100। तो 9 से आप काट दोगे, 9 अट्ठे 72, और 8 से इसे काटो तो ये 12.5। एक ही सवाल पे मैं बता रहा हूँ ना, तो ये तो मैं मिटाता जा रहा हूँ, वो तो सेव होगा नहीं। जो केवल लिखा रह जाता है वो सेव होता है। तो आप लोग कोशिश करना कि नोट कर लो किसी जगह ना, जिस दिन मैथ की क्लास हुआ करो उस दिन कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग। तो जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना उसे आप नोट करते रहा करो, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन वाले पोर्शन में नहीं मिलेगा आपको है। तो जो टाइप आएगा उसे आप प्रॉपर सीख लोगे, जिससे उस टाइप का सवाल कभी भी आए तो आप कर पाओगे। तो ये भी समझ आया आपको। और क्या चेंजमेंट हो सकता है, अब देखिए। अब मैं थोड़ा सा और एक चेंजमेंट करता हूं। अब मैंने कहा हानि की जगह हानि रखने दिया, यहाँ पे हानि की जगह हानि रहने दिया। इस क्रय मूल्य की जगह मैंने कर दिया क्या, विक्रय मूल्य कर दिया। क्या कर दिया, विक्रय मूल्य। देखो सवाल तो वही, हर बार एक शब्द चेंज कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, पूरा सवाल वही रहने दिया, बस क्रय मूल्य की जगह कर दिया विक्रय मूल्य। तब क्या करेंगे, तब देखिए कि 72 खिलौनों को बेचने पर एक दुकान 9 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर, विक्रय मूल्य के। तब आप मानोगे विक्रय मूल्य। तब आप क्या मानोगे, विक्रय मूल्य के। एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 72 का विक्रय मूल्य 72 रुपए। अब हानि होती है तो लॉस कितने का हो गया, 9 रुपए का लॉस हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि कोई सामान आप 72 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। आप कोई सामान 72 रुपए का बेच रहे हैं, तो 9 रुपए का लॉस हो जाता है, 9 रुपए की हानि हो जाती है। तो खरीदा कितने का होगा, तो आप कहेंगे सीधा सीधा सही बात है कि ज्यादा का खरीदा होगा। यानी 72 का बेचा फिर भी हानि हो गई, तो ज्यादा का ही तो खरीदा होगा। तो सीपी कितना हो गया, तो आप कहते हैं 72 और 9 81, 81। तो कितने रुपए का लॉस, तो आप कहते हैं 9 रुपए का। और लाभ हो चाहे हानि, गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, और परसेंटेज के लिए 100। 9 से आप इसे काट दोगे 9 बार, तो फिर आप भाग करोगे तो 11 सही 1/9%। बताओ आया समझ के नहीं आया। देखो फिर मैं एक शब्द और चेंज करूंगा, फिर आप समझना। आया सभी को समझ। क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य मानोगे। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब एक चेंजमेंट और क्या कर सकता है, अब सब कुछ सेम रहने देगा, बस क्या कर देगा, इस हानि की जगह कर दिया जाएगा लाभ। क्या कर दिया जाएगा, इस हानि की जगह कर दिया जाएगा लाभ। ये लाभ और ये भी लाभ। हानि की जगह क्या कर दिया गया, लाभ कर दिया गया। अब देखो आप क्या करोगे, देखिए क्या करेंगे आप, समझने की कोशिश करो। यानी 72 खिलौनों को बेचने पर एक दुकानदार 9 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कर दो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो कोई बात नहीं है। विक्रय मूल्य तो मानोगे विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य एक, तो 72 का विक्रय मूल्य 72, ठीक है। और लाभ कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 9 रुपए का। मैं कहूं कि कोई सामान 72 रुपए का बेचा, तो 9 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदा कितने का होगा, तो पक्की बात है 72 से कम का खरीदा होगा। और कितने, 9 रुपए कम। तो सीपी कितना हो जाएगा, 63। कितने का लाभ, 9 का, कितने पर, 63 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो 9 सत्ते 63, 7 से आप इसे काट दोगे तो 14 सही 2/7% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। बताओ आया समझ के नहीं आया। अब बताइए अच्छे से क्लियर हुआ सभी को या अभी भी कोई इशू है। तो एक सवाल था और हर बार एक शब्द बदला, और चारों बार हमने सवाल को करने का तरीका सीखा। तो सच सच बताओ ऐसा सवाल आएगा तो चारों टाइप में से कोई भी आप पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरे पेपरों को, है ना।
18 के 18 बट टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, बट आप लोग ऐसा सीख जाओगे, आप कहोगे कि हमने टेस्ट पढ़े थे। अब देखिए, अब इस सवाल पे आते हैं हम कि एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर सकता है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के। तो हम मानोगे विक्रय मूल्य हो गया 100 और लाभ है तो प्रॉफिट कितने होगा? 20 रुपए का। अब मैं कहूं कि कोई सामान आपने 100 रुपए का बेचा और 20 रुपए का हो गया लाभ, तो खरीदा कितने का होगा? तो आप कहते हैं गुरु जी ये खरीदा होगा 80 रुपए का। कितने का खरीदा होगा? 80 रुपए का खरीदा होगा। कितने का लाभ? 20 का। कितने पर? 80 पर। और परसेंटेज के लिए 100। 20 से आप काट दो 4 बार और 4 से आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। तो 136 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बताइए आया समझ नहीं आया? तो कहने के लिए 10 सवाल हैं, बट हमने प्रैक्टिस तो बहुत कर ली। देखो नंबर उसके जब हमारा आया काउंटिंग फिगर तो वहां पे हमने 7-8 प्रश्न पढ़ लिए, इस प्रश्न के साथ 4 प्रश्न और पढ़ लिए, तो 10 प्रश्न तो कहने के लिए हम एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल 137 नंबर। अटल सुरंग में 200 वाट क्षमता के 20 बल्ब लगाकर 24 घंटे तक रोशन किया जाता है, बिजली की खपत कितनी होगी? तो कर दो भाई, सबका गुणा कर दो। नहीं, 200 वाट की क्षमता है और 20 बल्ब हैं और 24 घंटे हैं, बट आपको पता है बट्टे 1000 करना पड़ता है यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, एक बट्टे 1000 करना पड़ता है यूनिट बनाने के लिए। ये फिजिक्स का सवाल है। आप लोग कहें तो मैं फॉर्मूला भी लिखा दूं, फॉर्मूला बता दूं इसका क्या होता है? बताओ। वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा वो सब है ना, पर फॉर्मूले के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। सीधा सीधा आप क्या करो, गुणा कर दो और 1000 से भाग कर देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 गुणा 24 करेंगे तो 96 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 96 यूनिट। फिजिक्स का सवाल है, बट आ गया तो मैंने करा दी। यहाँ पे क्या छोड़ते हैं ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है ये। तो सीधा सीधा गुणा करके 1000 से आप भाग कर देंगे। ठीक है, वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बट्टे 1000, ये होता है फॉर्मूला, है ना। वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बट्टे 1000। तो 96 यूनिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 138 नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अमन प्रिया का बेटा है। अमन क्या है? अमन प्रिया का बेटा है, राज सुरेश का भाई है और मीरा सुरेश की बेटी है। प्रिया की शादी सुरेश से हुई, निशा अमन की मौसी है, राज और अमन के बीच क्या रिश्ता है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखो और बताओ क्या आंसर होगा। चाचा और भतीजा, भाई, पिता और पुत्र, ससुर और दामाद। बताओ। भाई चलो तो देखें, अमन प्रिया का बेटा है, तो पहले तो ब्लड रिलेशन में, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। पहले आप एक स्टेप लेंगे, इस स्टेप आपके भाई, ठीक है, भाई, जीजा जीजी, साला साली, ये सब स्टेप आएंगे। पति पत्नी को दर्शाओगे डबल लाइन से और भाई बहन को दर्शाओगे सिंगल लाइन से। ठीक है, फीमेल को दर्शाओगे माइनस से और मेल के दर्शाओगे प्लस से। बस सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चलना है, आपका फिगर बन जाएगा। वो फिगर बना के प्रश्न को आप करेंगे। तो प्रश्न कहता है अमन प्रिया का बेटा है, तो मैंने बना दिया अमन है, ये प्रिया हो गई और अमन प्रिया का बेटा हो गया। ठीक है, एक स्टेप नीचे होगा। राज सुरेश का भाई है और मीरा सुरेश की बेटी है, तो राज सुरेश मीरा का भी यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। ये शब्द आया प्रिया की शादी सुरेश से हुई,
तो प्रिया का पति कौन हो गया? सुरेश हो गया, है ना। अब देखो, अब हम इस लाइन पर आते हैं। राज सुरेश का भाई है, तो राज इसका भाई हो गया, ये प्लस कर दिया। ठीक है, राज सुरेश का भाई है, और मीरा सुरेश की बेटी है। मीरा सुरेश की बेटी है, तो मीरा यहाँ पे आ जाएगी एक स्टेप नीचे। मीरा सुरेश की बेटी है। पूछा क्या है? निशा अमन की मौसी है। निशा क्या है? अमन की मौसी है। तो अमन की मौसी है, यानी इसकी बहन हो जाएगी, इसकी प्रिया की बहन हो जाएगी निशा। राज और अमन के बीच क्या संबंध है? तो ये तो रहा राज, और ये रहा अमन। अमन, तो ये अमन के पिता हो गए। पिता के भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। तो चाचा भतीजे का संबंध हो जाएगा। तो 138 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। 138 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। क्लास नहीं चल रही? किस किस के में इशू आ रहा है ऐसा? क्लास नहीं चल रही? एक और बताओ सभी, किस किसके में ऐसा इशू है कि क्लास नहीं चल रही है? क्लास प्रॉपर चल रही है ना, कोई इशू तो नहीं है? रुक रुक के चल रही है। अच्छा, वो थोड़ा है नेटवर्क इशू होगा, तो अभी हो जाएगा सही, अपने आप सही हो जाएगा वो, है ना। या मे भी आपके में आज तो एक बार आप बंद करके फिर से चालू करो, है ना। बैक जाओ ऐप में से, फिर से आओ। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्मूथ चल रहा है, चलो तो फिर यहाँ से क्लियर। आप एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए। 139 नंबर प्रश्न देखोगे और बताओगे इसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड में मिशंस को लिखा जाता है MSIISNOS लिखा जाता है। उसी कोड में ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? तो एक बात तो आप देखकर सीधा सीधा देख सकते हैं कि वही शब्द हैं, बस मे भी मुझे लग रहा है कि आगे पीछे कर दिए हैं। तो लिख दूं मैं MISSIONS, ये था। कर क्या दिया? MSII, फिर एस और एन और ओ और एस, यही तो है। यही तो किया है। तो देखो, कुछ मैं लगाता हूं, वही काम आप यहाँ पे करोगे। तो देखो, ये एस अपनी जगह रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एम अपनी जगह रहा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ये आई यहाँ पे पहुंच गया, ये एस यहाँ पे आ गया। ये एस यहाँ पे पहुंच गया, ये आई यहाँ पे आ गया। ये ओ यहाँ पे पहुंच गया, ये एन यहाँ पे आ गया। एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर लिए। तो वही काम यहाँ पे करोगे आप, कि ओ अपनी जगह रहा, ई अपनी जगह रहा, ठीक है। एल यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे, है ना। इसके बाद एन यहाँ पे और आई यहाँ पे। तो देखो, OLNNIE, तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा आंसर है। तो 139 नंबर का हो जाएगा ए। तो ऐसा डायरेक्ट अगर आपको नंबर दिख रहे हैं, डायरेक्ट वर्ड दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको एक काम कर लेना है। वो काम क्या है आपका? क्या काम है कि ये देखें अक्षर कैसे अदला बदली की गई है। तो उसी हिसाब से जिसमें अदला बदली की गई है, उसी हिसाब से आप इस वर्ड में कर दोगे अदला बदली। अगला सवाल, 140 नंबर प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे क्या कहता है सवाल। एक घड़ी सुबह 10 बजे चालू होती है, 10 बजे चालू होती है, और शाम 7:30 बजे तक घंटे वाली सुई घूम चुकी होती है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करेंगे, तब हम आएंगे इस सवाल पे। जैसे मैंने कहा कि ये एक क्लॉक है, ठीक है। ये मैंने एक क्लॉक बना दिया, और समझने की कोशिश करना। अब मैं पहले बात करता हूं कि घंटे वाली सुई, जो आवर एंड है या घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना सभी, आप सभी। घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली सुई क्या कहती है कि अगर घंटे वाली सुई आपकी यहाँ से चलना स्टार्ट करे और ऐसे करके घूमते 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 यहाँ तक आ जाए,
तो पूरा एक गोला घूम गई, और पूरा एक गोला घूमने का मतलब 360 डिग्री, और यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, घूमकर यहीं पे आ गई, तो कितने घंटे हो जाएंगे बता दो आप। तो आप कहने गुरु जी 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। तो 12 घंटे में ये घूमती है 360 डिग्री। अगर आप 12 से काट दोगे तो 12 से 36, नहीं, एक घंटे में घूमती है कितना? 30 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे वाली सुई है तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर एक घंटे में 30 डिग्री घूम जाएगी। और एक घंटे मिनट कितने होते हैं? बताओ कितने मिनट होते हैं? तो आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं। यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 60 से इसमें भाग कर दो, 30/60, यानी एक मिनट का मान कितना जाएगा? 1/2 डिग्री। तो यहीं से हम पॉइंट याद कर लेते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में तो 30 डिग्री घूमती है, और एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, बातें ना करो, समझने की कोशिश करो, बातें मत करो, केवल समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट करा दूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ आप सभी को। है आपके भले के लिए इतना समझा समझा के करा रहा हूँ कि इस टाइप का कभी भी कोई प्रश्न मिले तो आप लोग कर पाए। नहीं तो मैं एक घंटे में 3-4 पेपर भी सॉल्व करा सकता, केवल प्रश्न प्रश्न कराता। तो बातें ना करो, समझने में फोकस करेंगे आप सभी। आगे देखिए, ये एक मिनट में कितना हो गया? आधा डिग्री हो गया। ठीक है बात। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे आप? अब मैं बात करता हूं मिनट वाली सुई। जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई का भी प्रश्न तो आ सकता है पेपर में। तो मिनट वाली सुई अगर यहां से लेकर यहां से घूमकर यहाँ पे आ जाए तो 360 डिग्री घूम जाएगी। और वो टाइम कितना होगा? तो एक घंटे में तो मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक घंटे में ये घूमती है 360 डिग्री। एक घंटे का तो 60 मिनट है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री। जीरो से जीरो काट दो, 6 से 6 बार, तो एक मिनट में कितनी घूमती है? 6 डिग्री। तो यहीं से आप याद कर लेते हैं, जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। एक प्रश्न और आपसे पूछ जाता है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एक मिनट का अंतर। ठीक है, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एक मिनट का अंतर पूछा जाए तो वो कितना होता है? तो आप कह देंगे कि सर 6 डिग्री ये है और आधा डिग्री ये है, तो अंतर हो जाता है 5.5 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल पे। अब आते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या कह रहा था, ये देखिए सवाल। वीडियो प्रॉपर नहीं चल रही है? किस किस की में नहीं चल रही वीडियो प्रॉपर? एक बार बताओ सभी। बातें ना करें, बातें बाद में कर लेना आप लोग, पहले मैं आप लोगों के कमेंट देख लूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में इशू किस किस के मारा है? तो जिसके मारा यहाँ से सब कुछ क्लियर है और सब स्टूडेंट क्लियर बोल रहे हैं, तो आप एक बार अपनी चेक कर लीजिए ना, अपना चेक करो एक बार आप। आपका नेट स्लो तो नहीं है, या रिफ्रेश कर लो तो प्रॉपर चलने लगेगी। देखो सवाल, एक घड़ी सुबह 10 बजे चालू होती है। कितने? 10 बजे चालू होती है, और शाम 7:30 बजे तक घंटे वाली सुई घूम जाती है। घंटे वाली सुई घूम चुकी होती है। तो आपको बताना कितने डिग्री। अब 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक कितने? 9 घंटा 30 मिनट हो गए ना। 9 घंटा 30 मिनट का समय हो गया, नहीं 10 2 12 और 7 घंटा 30 मिनट, ये तो 9 घंटा 30 मिनट। तो 9 घंटे में कितना? एक घंटे में 30 मिनट, 9×3 = 27, 270 डिग्री ये। और ये आधा डिग्री, इसका आधा ही तो कर दोगे, 30 × 1/2। तो आधा इससे कर दोगे तो 15 ये। 270 और 15 कितना हो गया? 285 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 285 डिग्री। तो 140 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। सही चल रहा है ना? हाँ। अब बताइए 285 डिग्री हो गया, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बताओ एक बार। तो ऐसे ही करके पढ़ाएंगे आपको पूरे पेपरों को। ठीक है, एक्सप्लेन करते करते पिछले ही पेपर मैंने एक्सप्लेन करते करते पढ़ाए हैं। तो इसी प्रकार से हम पूरे जो 20 टेस्ट हैं, 20 के 20 टेस्टों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कौन सा टेस्ट नंबर 10 सॉल्व कर दिया है?
तो टेस्ट नंबर 11 आज कराएं कि अगली क्लास में कराएं, बताओ पहले आप लोग बताइए। आप लोगों के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? अगर उसे भी हम करेंगे तो लगभग 1 घंटा उसमें भी लूंगा मैं। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 45 मिनट तो लेंगे ही लेंगे उसमें। ऐसी डिटेल में पूरे पेपर को पढ़ेंगे, जिससे जो टाइप आए उस टाइप का सवाल जब भी आपको देखने को मिले या उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट आपको पेपर में देखने मिले तो आप तुरंत देखते ही सवाल को कर दें। नेक्स्ट क्लास में कर दें, ज्यादा हो जाएगा है। ठीक है, तो इसका 10 नंबर टेस्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नाम इसका चेंज करवा देंगे, 11 नंबर अगली क्लास में करा देंगे। नहीं आप लोगों को ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ना, फिर आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, तो जो मैं जब भी एक बात आप याद रखेंगे आप, कि जिस दिन मैथ रीजनिंग की क्लास होती है उस दिन आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। तो जो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाता हूँ ये सब है ना, ये सब नोट करते रहा करो। आप लोग क्या करते रहा करो, नोट करते रहा करो, जिससे आप सभी लोग देख लिया करें इसे या बना लिया करें। ठीक है, क्योंकि एक सवाल में मिटा मिटा के मैं कई बार समझाता हूँ, तो इतना पूरा कंटेंट लिखा नहीं रह पाता है ना, या पूरा कंटेंट लिखा रहे तो ये कि आप लोगों को सीधा सीधा मैं शेयर कर दूं। अगर अभी आप लोग कहेंगे तो केवल इतना जा सकता है आप लोगों के पास, इतना जो मैंने समझाया है। समझाते टाइम भी तो कुछ मिटाता हटाता हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, तब आपको बहुत बेहतर क्लियर होगा अच्छे से। और किसी को किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप बताइए। तो अगली क्लास देखेंगे हम जब मैथ रीजनिंग की हम पढ़ेंगे, तो 11 नंबर को। हाँ, पीडीएफ जो अपलोड होती है ना, बात सुनो कैसे अपलोड होती है। जैसे जो हम पीपीटी पे पढ़ाते हैं, पीपीटी पढ़ाते हैं उसकी तो पीडीएफ सेव रहती है। पीडीएफ मिलेगा जो आपको किताब का सॉल्यूशन, तो उस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है पीडीएफ में। तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मैं शॉर्ट ट्रिक वाला या जो एक्स्ट्रा आपको समझाते हुए चलता हूँ, वो सब सॉल्यूशन आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसमें नोट करते रहा करो। पीडीएफ तो मिलेगी आपको, और पीडीएफ में ये वाला सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो कई स्टूडेंट क्या है कि डायरेक्ट अपने वैसे अपने आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब ये कॉन्सेप्ट तो जो पढ़ेगा वही तो समझ पाएगा। एक बार जो पढ़ लेगा वो समझ जाएगा। तो इस वजह से कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी दिए जाते हैं उसमें शॉर्टकट में, और कुछ दिए जाते हैं जो किताबी लैंग्वेज होते हैं उसमें। तो सॉल्यूशन ज्यादातर किताबी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये आप नोट करते रहा करो डेली का डेली। ठीक है, तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आप लोग कह रहे तो चलो मैं ये वाला डलवा दूंगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 वाला जितना जो लिखा हुआ है यही मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला ही मैं डलवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला भी आज अपलोड हो जाएगा आपका। जब अपलोड होगा तो जो मैंने कराया ये भी अपलोड हो जाएगा। चलो, टेस्ट नंबर 10 का नाम से मैं डलवा दूंगा। ठीक है, टेस्ट 10 पीपीटी के नाम से मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, तो जब पीपीटी आपकी अपलोड होगी उसी सेक्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। ओके, और बताइए और कुछ। चलो, कल अगर आगे से मैं कराऊंगा तो ये मिटाया नहीं करूंगा, जो समझाता हूँ इस सबको मिटाया नहीं करूंगा। जैसे एक ही सवाल मैंने बहुत कुछ समझाया, 4 सवाल समझाए थे, तो चारों में अलग अलग लिख दिया करूंगा, जिससे आप लोगों के पास प्रॉपर पीपीटी पहुंच जाया करे ना, जिससे आप लोग प्रॉपर उसे पढ़ सकें। और वैसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। और कुछ, और कोई डाउट, कुछ इशू हो तो बताओ आप सभी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।